हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कन्वे आईएएस प्रीशियस। तो आज हम अपने हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के सीरीज में पॉलिटिकल साइंस कर रहे थे और पॉलिटिकल साइंस में कल हमने कॉन्स्टिट्यूशन प्रेम्बल और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में हमने जाना था। आज हम फंडामेंटल राइट्स करेंगे और जो आगे के फर्दर टॉपिक्स हैं पॉलिटिकल साइंस में वो हम कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। तो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? मूल अधिकार। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 टू 35 को दिए हुए हैं और ये पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरे पार्ट थर्ड में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। ओके, एंड दे आर ओरिजिनल बिकॉज दे आर गारंटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द हाईएस्ट लॉ ऑफ लैंड, प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल विथ अ शील्ड अगेंस्ट स्टेट अथॉरिटेरियन। तो ये इंडिविजुअल के लिए पॉजिटिव होता है और स्टेट के लिए निगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि स्टेट पे ये कुछ बैरियर्स लगाता है ताकि वो इंडिविजुअल की, पब्लिक की जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको हैम्पर ना करे, उन्हें वायलेट ना करे। तो ये स्टेट के लिए नेगेटिव होता है पर इंडिविजुअल के लिए पॉजिटिव होता है। ओके, एंड द ग्लोबल ओरिजिन सबसे पहले कहाँ पे मतलब फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी? तो इंग्लिश के इंग्लैंड में 1215 में मैग्ना कार्टा बनाया गया, बिल ऑफ राइट्स एंड बिल ऑफ राइट्स ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बिल ऑफ राइट्स एंड पिटिशन ऑफ राइट्स ये यूएस का है और इंग्लिश में सबसे पहले इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा बनाया गया था 1215 में और बिल ऑफ राइट्स यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में 1791 में। ओके, हिस्ट्री ऑफ डिमांड इंडिया। फर्स्ट एक्सप्लिसिट डिमांड इन स्वराज बिल ऑफ 1895। पहली बार फंडामेंटल राइट्स जो है ना वो स्वराज बिल जो था 1895 का, उसमें मेंशन किया गया था। नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1928। तो नेहरू रिपोर्ट में जो 1988 में कराची सेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें इन्होंने मेंशन किया था स्वराज बिल का। और फाइनली ड्राफ्टेड द सब कमिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स चेयर्ड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। और फाइनली एक फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकारों के लिए एक कमेटी बनाई गई और जिसके चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, जस्टिसेबल नेचर और their rights are directly enforceable and aggrieved individual can approach the Supreme Court under Article 32 और High Court under Article 226 without going through lower appellate structure। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो जस्टिसेबल हैं। आप किसी भी न्यायालय में अपने अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो उसके खिलाफ आप किसी के संदर्भ में आप जा सकते हो। और अगर सुप्रीम कोर्ट आपको जाना है तो आर्टिकल 32 के अंदर आपको अधिकार मिले हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। और आर्टिकल 226 के अंतर्गत आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो बिना किसी लोअर कोर्ट में अपील किए हुए। अगर आपको डायरेक्ट अपील करना हाई कोर्ट में तो आप डायरेक्ट कर सकते हो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। ओके, एंड द रीजनल रिस्ट्रिक्शन। तो और उसके बाद जब राइट्स मिले हैं तो राइट्स के साथ साथ कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं जिन्हें हम देखेंगे। ओके, तो फंडामेंटल राइट्स में जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है वो भी बताए गए हैं, क्योंकि जो राइट्स हैं अगर राइट्स को एब्सोल्यूट कर दिया जाए तो भी मतलब इंडिविजुअल के लिए भी परेशानी और राज्य के लिए भी ये है। तो फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस बेस्ड ऑन पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है फंडामेंटल राइट्स पे। जैसे कि आप देख सकते हो कि जब कर्फ्यू लगता है तो कर्फ्यू के टाइम धारा 144 जब लागू होती है तो उस समय इंडिविजुअल के जो राइट्स हैं वो सारे के सारे, है ना, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। ठीक है, और उसमें क्या क्या ऑर्डर से पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, सिक्योरिटी और सोवरेनिटी के इन सारे बेसिस पे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कब किया जा सकता है। ठीक है, द नेक्स्ट इज आर्टिकल 12 एंड 13। तो हम सारे आर्टिकल से भी देखेंगे। तो आर्टिकल 12 और 13 में क्या है? टू अंडरस्टैंड अगेंस्ट होम फंडामेंटल राइट्स कैन बी क्लेम। आर्टिकल 12 डिफाइंस द स्टेट। तो आर्टिकल 12 क्या करता है? स्टेट को डिफाइन करता है। The executive and legislative organs of union government, parliament, the executive and legislative organ of the state government, all local authority, municipality, panchayat, district board, or other authority, statutory or non-statutory corporation operating under state control or receiving substantial government assistance, LIC, ONGC, SAIL, GAIL, public universities. Status of judiciary. When performing administrative function, the judiciary falls under Article 12, but when delivering judicial judgment, it is excluded from the definition of state. Okay. तो ये हो गया कि हमारा जो आर्टिकल 12 है उसमें राज्य की परिभाषा बताई गई है और राज्य में क्या क्या आता है। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है उसके जो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है ना, ये सारी चीजें उसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है,
और आप ये देख सकते हो कि अदर अथॉरिटीज जो भी है, स्टेचरिया है, राज्य आधारित है, कोई भी जो गवर्नमेंट के असिस्टेंस है, गवर्नमेंट जैसे LIC है, ONGC है, ऑयल नेचुरल गैस, सेल, गेल, पब्लिक यूनिवर्सिटीज, ये सारे जो भी हैं ये सब स्टेट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और when performing administrative function the judiciary falls within article 12 but when delivering judicial judgment it is excluded from definition of state। तो यहाँ कहा गया है कि अगर जुडिशरी है, अगर वो राज्य के अंतर्गत काम करती है, अगर वो प्रशासनिक रूप में कार्य करती है, तो वो आर्टिकल 12 के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर वो नहीं करती है तो जुडिशियल जजमेंट अगर कोई देती है तो वो राज्य से बाहर उसको माना जाएगा, ठीक है। लॉ इनकम्पैटिबल विथ फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 13। तो जो भी लॉज हैं अगर वो फंडामेंटल राइट्स को हैम्पर करते हैं या उनके खिलाफ हैं तो आर्टिकल 13 के अंतर्गत उन्हें इनकम्पैटिबल बताया जाएगा और जुडिशियल रिव्यू के तहत उन्हें क्या कर सकते हैं, नल एंड वॉइड घोषित किया जा सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल 13 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड है, ठीक है। आर्टिकल 13 प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, ऑल लॉज इन फोर्स प्रायर टू जनवरी 26, 1950 which contradict fundamental rights automatically become void to the extent of their inconsistency। ओके, तो कोई भी इनकंसिस्टेंट लॉ है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज मतलब जनवरी 26, 1950 से पहले का अगर कोई लॉ है ना, वो, या आर्टिकल 32 पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, state is barred from making any law that takes away or abridges part 3 any such law made is avoid ab initio scope of law। law includes statutory enactment or ordinances promulgated by the executive, bylaws, rules, regulation and custom uses having the force of law। तो ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 31 सब क्लॉज 1, आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 में प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो भी हैं, है ना, जो 26 जनवरी 1950 से पहले के हैं, और अगर वो कोई मतलब फंडामेंटल राइट से कॉन्ट्रडिक्ट करता है तो वो लॉज ऐसे ही खत्म हो जाएगा, मतलब उसका कोई मान्यता नहीं रह जाएगा। या कोई भी ऐसा लॉ जो मतलब जनवरी 26, 1950 मतलब 26 जनवरी 1950 के बाद का बना हुआ है ना, तो या फिर स्टेट अगर राज्य कोई ऐसे मतलब लॉ बनाता है जो फंडामेंटल राइट्स को हैम्पर करता हो या उसके खिलाफ इंडिविजुअल के कोई भी राइट्स को हैम्पर करता है तो वो भी नल एंड वॉइड माना जाएगा इन स्टार्टिंग से ही। वॉइड एब इनिशियो स्कोप ऑफ लॉ, तो लॉ क्या है, आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 में दिया गया है। आर्टिकल 13 क्लॉज 3 लॉ इंक्लूड्स स्टेचुटरी इनैक्टमेंट ऑर्डिनेंसेस प्रोमलगेटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशन एंड कस्टम यूज्ड हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। तो इस लॉ की डेफिनेशन बताई गई है सब आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में कि लॉ क्या होता है। तो लॉ क्या क्या है, तो कोई भी राज्य आधारित कोई भी इनैक्टमेंट हो, कोई ऑर्डिनेंस पास हुआ है या कोई प्रशासनिक मतलब जो कोई भी कार्यपालिका के द्वारा कोई भी ऐसा लॉ बनाया गया है ना, जो कोई भी नियम है या कस्टम है, कुछ भी जो रूल्स और रेगुलेशन से रिलेटेड है वो लॉ के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वर्सेस आर्टिकल 13, अब ये थोड़ा सा देखते हैं। Following major judicial stand of Golaknath case 1961, the 24th amendment added 13 subclause 4 stating amendment are not laws under Article 13. However, in the case 1 under Bharati case 1973, Supreme Court ruled that while amendments can alter rights, they cannot breach the basic structure of the Constitution. तो आर्टिकल 13 सब क्लॉज 4 में ये कहा गया है ना कि जो अमेंडमेंट्स हैं वो नहीं है, वो लॉज नहीं माने जाएंगे। अब गोलकनाथ केस में भी यही कहा गया था 1961 67 में गोलकनाथ केस में ये कहा गया कि जो अमेंडमेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, दे आर नॉट लॉज, ठीक है। और केशवानंदा भारती केस में यही बात बोला गया कि नहीं, अमेंडमेंट्स कैन बी लॉज एंड कैन ऑल्टर राइट्स बट दे कैन नॉट ब्रीच द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो मूल ढांचा है उसको नहीं बदला जा सकता है संविधान के, है ना, लेकिन ये मूल अधिकारी जो राइट्स हैं इंडिविजुअल के, उनको ये रोक सकता है, उन्हें ये कम कर सकता है, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18 जो 14 से 18 है ना, समता का अधिकार है। आर्टिकल 14 में क्या, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ, अच्छा ये चीज समझना पड़ेगा आपको, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब न्याय के समक्ष समानता, ठीक है। एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज मींस
इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो क्या कि जो लॉज हैं उनका इक्वल प्रोटेक्शन हो, है ना, उनका मतलब जो प्रोटेक्शन है वो ऐसा हो कि मतलब कोई भी व्यक्ति विशेष या किसी भी मतलब सर्कमस्टांसेस में उस लॉ को चेंज ना किया जाए। तो ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हो गया। इक्वलिटी बिफोर लॉ में क्या है कि कोई भी व्यक्ति विशेष या कोई भी है वो लॉ के समक्ष समान है। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ जो कॉन्सेप्ट था, है ना, कि न्यायपालिका या न्याय के समक्ष जो है समता का अधिकार, समता, borrowed from British Constitution law, common law. It is negative concept. ये अगर negative concept है, indicating that absence of any special privileges in favor of any individual and that no person is above the law. तो ये इंडिविजुअल के लिए अगर ये नेगेटिव है, क्यों नेगेटिव है? क्योंकि ये सबको समान अधिकार देता है, मतलब वो चाहे छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, सबको समान अधिकार देता है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या कहता है? ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है एंड इट इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट demanding that equals must be treated equally, allows for reasonable classification based on intelligible differentia that has a rational nexus to the object sought. अब इसका मतलब क्या कह रहे हैं ये कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, और ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, मतलब ये एक मतलब सकारात्मक पहलू है और ये कहता है कि जो इक्वल्स हैं मतलब मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली, allows for reasonable classification based on intelligible differentia that has a rational nexus to the object sought. देखो कितना सही से और मतलब आप देख सकते हो कितना सोफिस्टिकेटेड वे में चीजों को डिराइव किया गया है, मतलब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में, कि जो लोग इक्वल हैं, मतलब अगर मान लो कुछ लोग इंटेलेक्चुअल हैं, मान लो 10 पूरा एक कम्युनिटी है जो सिर्फ प्रोफेसर की कम्युनिटी है, ठीक है। अब उसमें ये है कि कोई किसी कॉलेज का है, किसी और कॉलेज का है, किसी और कॉलेज का है, तो इसमें ये नहीं माना जाएगा कि उस कॉलेज का प्रोफेसर होगा तो ये बहुत मतलब ये ब्रिलियंट होंगे, ये होंगे, तो उनको आप स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना है। अगर उनका कम्युनिटी का अगर मान लो एक प्रोफेसर है तो वो प्रोफेसरों की जितनी कम्युनिटी है उन सबको समान अधिकार मिलेगा, सबको समान माना जाएगा। ये एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ। एंड इट अलाउज फॉर रीजनेबल क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन करता है ना, क्यों, किस पे, what are the basis for the classification? It is based on equality. Okay. अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 15 एंड 16 नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। ओके, सो इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, तो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, तो जो आर्टिकल 15 है ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति विशेष, किसी भी नागरिक को जो भारत का नागरिक है, उसको है ना, उसके धर्म, जाति और सेक्स, है ना, उसका और प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म स्थान के आधार पर उसे किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, है ना, नहीं किया जा सकता है। उसके साथ स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, तो बच्चों और महिलाओं के लिए स्पेशल प्रोविजन दिया गया कि इनके साथ, और रिजर्वेशन फॉर ओबीसी, एसटी, एससी 15(4) एंड ईडब्ल्यूएस 15(6) एडेड बाय द 103rd अमेंडमेंट। आप देख सकते हो कि इसी के तहत आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 के तहत ये रिजर्वेशन भी इसी में दिया गया, और ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन है आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6 में के तहत दिया गया है, 103rd अमेंडमेंट के तहत। ठीक है, तो राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है। और आर्टिकल 16 में क्या करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देने का, मतलब अपॉर्चुनिटी, सबको समान मौके दिए जाएं, है ना, इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब अगर कोई भी ओपन कंपटीशन है तो उसमें सबको समान, लेकिन ये होता कहाँ है ना, आप देख सकते हो कि लिखा तो सब कुछ है, बट देख सकते हो कि देयर इज अ गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। इक्वल अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल पाती है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी तो लिखा है आर्टिकल 16 में, है ना, पर हाँ ये है कि
अगर कहीं ऐसा होता है तो अगर आप कोर्ट में जाते हो और इफ इट विल बी प्रूवन तो आपको बिल्कुल मौका मिलेगा। तो आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 परमिट्स रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन स्टेट सर्विसेज कॉम्प्लीमेंटेड बाई आर्टिकल 16 सब क्लॉज 6 फॉर द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस। ओके, तो इसके तहत आपको मिलेगा आर्टिकल 16 से सब क्लॉज 4 एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, ठीक है। तो आप ये आर्टिकल 15 और 16 आप देख सकते हो। आर्टिकल 17 क्या कहता है? एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो छुआछूत से दूरी आप कह सकते हो, है ना। Absolute right with no exceptions. Term is not defined in the Constitution but interpreted broadly to cover historical social practices enforced by the Protection of Civil Rights Act 1956 and STSC Act 1989। तो आप देख सकते हो कि एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है ना, तो ये तो एब्सोल्यूट राइट है, इसके साथ कोई भी समझौता नहीं है। और वैसे तो ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है, इट इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट इंटरप्रिटेशन हुआ है ब्रॉडली टू कवर हिस्टोरिकल सोशल प्रैक्टिसेस। जो भी सोशल प्रैक्टिसेस हिस्टोरिकली हुई हैं उसके तहत मतलब देखते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए इस राइट्स को इंडिविजुअल को मिलता है ये राइट, ठीक है। और आर्टिकल 18 क्या कहता है? एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है ना। प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम कॉन्फरिंग टाइटल महाराजा, राय बहादुर, बालाजी, राघवन यूनियन ऑफ इंडिया। द सुप्रीम कोर्ट upheld national award Bharat Ratna Padma Bhushan as decoration acknowledging merit, noting that do not violate Article 18 provided they are not used as prefixes or suffixes to the recipient name। एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स की बात करें तो जो उपाधियां हैं उनकी समाप्ति करता है कि कोई राजा महाराजा लिख रहा है अपनी उपाधि से नाम से पहले, तो उसका एवोल्यूशन है कि आप नहीं लिख सकते हो। हाँ, पर अगर भारत रत्न है, कोई पद्म विभूषण है तो वो सब लिख सकते हैं कि भारत रत्न फला इंसान, पद्म विभूषण भला इंसान, ऐसे करके। राइट टू फ्रीडम क्या है? आर्टिकल 19 टू 22, आर्टिकल 19 से 22 तक का दिया हुआ है। आर्टिकल 19 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ 6 डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स। आर्टिकल 19 guarantees 6 core democratic freedoms subject to reasonable restrictions under Article 19 subclause 2 to 19 subclause 6। 19 subclause 1 Article 19 clause 1 subclause A freedom of speech and expression include the right to express views, press freedom, commercial ads, RTI restricted on the grounds of sovereignty, security, public order and defamation। तो जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए जो है वो कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है। और अधिकार जो है वो हमें मतलब अपना पक्ष, जो अपना जो व्यूज है, अपना ओपिनियन है, वो समाज के पक्ष अपना रखने का अधिकार देता है। अपना कॉमर्शियल आप ऐड कोई भी कर सकते हो, आरटीआई मतलब के थ्रू आप कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हो सरकार से। तो बट इसमें रिस्ट्रिक्शन किया जा सकता है। आपने देखा था कि जो फंडामेंटल राइट्स है दे आर नॉट एब्सोल्यूट, देयर कैन बी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सोवरेनिटी, पब्लिक सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर एंड डिफॉर्मेशन। तो आर्टिकल 19(1)(b राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी जो है वो हमें पीसफुल असेंबली की बात करता है ना। आर्म्स बस आपके पास नहीं होने चाहिए। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। 97th अमेंडमेंट के तहत सहकारी समितियों की बात की गई, तो कोई भी एसोसिएशन या यूनियन आप बना सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है, सहकारी समितियां हैं, उन्हें बनाने की बात कही गई है आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज सी, ठीक है। और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 डी एंड ई में क्या है? फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट, रिसाइड, सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया सब्जेक्ट टू ट्राइबल एरिया प्रोटेक्शन और पब्लिक ऑर्डर। बस ट्राइबल एरियाज और रीजनेबल जो प्रोटेक्शन वगैरह वाले प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वहां मतलब आपको के स्पेशल परमिशन या होना पे, वरना तो आप पूरे देश में कहीं भी आप घूम सकते हो, रह सकते हो, तो रहने और घूमने की आजादी। और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 जी सब क्लॉज जी जो है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन आप ले, कोई भी व्यवसाय कर सकते हो और ट्रेड कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो, कोई बिजनेस कर सकते हो। बट यहाँ पे ये दिया है कि नो द राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल सब क्लॉज 1 आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ वाज रिपील्ड बाय 44th अमेंडमेंट इन 1978। तो 44th अमेंडमेंट के तहत जो राइट टू प्रॉपर्टी था इसको हटा कर दिया गया, ठीक है।
और ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेना, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। और ये सारी जो चीजें हैं ये हमने इंपॉर्टेंट लगाया है, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं, और ये एग्जाम और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन। कन्विक्शन क्या है? तो अरेस्ट और वगैरह से पहले आपका जो प्रोटेक्शन है वो है ex post facto law. Person can only be convicted based on law that was active at the time the act was committed. The protection applies strictly to criminal laws, not civil or tax laws. No double jeopardy. No person can be prosecuted and punished more than once for the same offence before a court of law. No self-incrimination. No accused person can be compelled to be a witness against themselves. In the Selvi case 2010, Supreme Court ruled that involuntary narco analysis and polygraphs violate this law. तो आप ये कह सकते हो आर्टिकल जो 20 है प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन, तो कोई भी व्यक्ति जो है अगर अभियुक्त है, वो अगर किसी भी कृत्य में कोई भी कार्य वो करता है, अगर उसमें वो अभियुक्त पाया जाता है, अगर वो कन्विक्ट है वो, तो है ना, लॉ तब तक उसे मतलब जब तक कि मतलब उसे ये घोषित ना कर दिया जाए कि वो क्रिमिनल है, या फिर मतलब जब तक लॉ के मतलब कोर्ट की तरफ से उसे सजा घोषित ना कर दे तब तक उसे आप कन्विक्टेड नहीं मानोगे। एंड डबल जी पार्टी का जो कॉन्सेप्ट है कि किसी व्यक्ति को किसी एक ही मतलब पनिश जो मतलब सजा है उसको दो बार आप नहीं दे सकते हो ना, फिर किसी एक या कोई एक ऑफेंस के लिए आप मतलब दो बार उसे सजा नहीं मिल सकती है कोर्ट की तरफ से, है। और सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्या है? नो अक्यूज्ड पर्सन कैन बी, तो कोई भी व्यक्ति है उसको अपने ही खिलाफ मतलब उसको आप कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते हो, उसके खिलाफ मतलब स्वयं के खिलाफ उसे आप मतलब आप गवाह नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन के तहत आएगा। बट ये जो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये नार्को टेस्ट वगैरह होता है, पॉलीग्राफ टेस्ट और झूठ बुकाने वाली जो टेस्ट होते वगैरह होते हैं, वो इसको वायलेट करते हैं, इस आर्टिकल को, आर्टिकल 20 को। अब आर्टिकल 21 और 21 ए क्या कहता है? आर्टिकल 21 कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजरल established by law. Its legal scope expanded dramatically via judicial interpretation. ठीक है। तो आर्टिकल 21 क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति है उसे अपने उसके जीवन से आप उसे विमुख नहीं कर सकते हो, आप उसे जीने का अधिकार है। और ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, है ना। तो जो भी इस जो न्याय जो लॉ है, कानून की तरफ से जो भी प्रोसीजर्स बनाए गए हैं, अगर कोई व्यक्ति है उसे आप एनकाउंटर नहीं कर सकते हो अनलेस और अनटिल मतलब उसको कोर्ट के आदेश के बिना, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ मतलब कानून के दायरे में रहते हुए आप किसी को भी सजा दे सकते हो, आप उसे एनकाउंटर नहीं कर सकते हो, क्योंकि आर्टिकल 21 के तहत उसे जीने का अधिकार है। AK गोपालन केस में क्या कहा जाता है कि द कोर्ट गिव नैरो इंटरप्रिटेशन स्टेटिंग दैट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ मीन दैट इफ पार्लियामेंट पास्ड अ वैलिड लॉ टू डिप्राइव लिबर्टी, एग्जीक्यूटिव एक्शन कुड नॉट बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ फेयरनेस। अब देखो, AK गोपालन 1950 में कहता है कि जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है ये एक नैरो इंटरप्रिटेशन है, बहुत ही मतलब छिछला डेफिनेशन दिया गया कि अगर पार्लियामेंट जो है, अगर संसद कोई भी ऐसा कोई कानून पारित करती है जिससे लिबर्टी जो है, स्वतंत्रता बाधित होती है, तो जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन, जो कार्यपालिका के जो कृत्य हैं, उनको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते ऑन द बेस ऑफ फेयरनेस, मतलब है ना, स्वच्छ का जो भी है उसके आधार को बेस बना करके कि कोई भी कार्य मतलब पूरे फेयरनेस उसमें है कि नहीं, है ना, स्वच्छता से पूर्ण किया गया है कि नहीं है, आप इस ग्राउंड पे उस लॉ को आप कोर्ट में नहीं क्लेम कर सकते, है ना। और वही चीज आप देखो कि सेकंड जो लॉ था इससे रिलेटेड, मेनका गांधी 1978 में इसको ओवररूल कर दिया गया, मतलब गोपालन वाले केस को, और इसमें ये कहा गया है कि अमेरिकन कॉन्सेप्ट इसमें लाया गया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। कोर्ट हेल्ड दैट प्रोसीजर मस्ट बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल, जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल, ये तीन चीजें ऐड करी गई जो मेनका गांधी वाले केस में है। तो उन्होंने क्या क्या आ गया कि इंटरप्रिटेशन जो है बहुत नैरो है
और अगर कार्यपालिका कोई कार्य करती है, जैसे मान लो अगर कोई इनकाउंटर करता है एक्शन में, तो आप उससे ये मतलब कोर्ट में नहीं कर सकते हो कि मैं उसे एनकाउंटर कैसे किया, क्यों किया, तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। ये के गोपालन केस मतलब ऐसे आप एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हो। पर मेनका गांधी वाले केस में क्या क्या आ गया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, है ना, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस की बात करता है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रोसीजर मस्ट बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। कोई भी कृत्य जो है वो उसको उसमें जस्टिस होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए और रीजनेबल, कोई रीजन होना चाहिए। रीजनेबल मतलब कि कोई भी अगर कृत्य किया जा रहा है तो उसका आपके पास मतलब एक रीजन होना चाहिए कि आपने ये कोई कारण होना चाहिए, कि आपके पास वैलिड प्रूफ होना चाहिए कि आपने ये कार्य क्यों किया, है ना, तभी आप मतलब ये कार्य कर सकते हो। अदरवाइज ये लिबर्टी को हैम्पर करेगा तो वो कोर्ट इसको नल एंड वॉइड घोषित कर देगी, कोई भी लॉ अगर ऐसा बनाया गया तो। Deprived rights under Article 21 now include the right to clean environment, privacy, पुत्तस्वामी केस, shelter, legal aid and speedy trial। तो यही बात जो होती है कि आर्टिकल 21 जो है अब वो थोड़ा सा और मतलब व्यापक हो गया, मतलब और थोड़ा ब्रॉडर हो गया। अब प्राइवेसी भी आ गई इसी में। 2017 में एक केस आया गया पुत्तस्वामी केस, उसमें प्राइवेसी की बात की गई कि कोई भी दो व्यक्ति हैं उनको प्राइवेसी को आप नहीं छेड़ सकते हो। अगर वो दो बैठे हुए अपने कहीं भी, तो आप उनकी प्राइवेसी के साथ कोई भी खिलवाड़, या किसी भी पर्सन है, कोई भी नागरिक है, कोई भी इंडिविजुअल है, उसकी प्राइवेसी के साथ आप उसके स्पेस में नहीं घुस सकते। तो ये आर्टिकल 21 कहता है। 21 ए क्या कहता है, राइट टू एजुकेशन। 86वें संशोधन के तहत 2002 में ऐड किया गया और ये फ्री कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन, 6 से 14 साल के सारे बच्चों को ये शिक्षा का अधिकार देता है। और राइट टू एजुकेशन जो है आरटीई, राइट टू एजुकेशन आरटी 2009 इसी के तहत इंप्लीमेंट किया गया। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 22 पे, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, पनिटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब दो तरीके का डिटेंशन है यहाँ पे। डिटेंशन मतलब अरेस्ट करना किसी को, है ना, और जेल में डालना। अब डिटेंशन तो सब जानते ही होंगे। सो अप्लाइज टू इंडिविजुअल अरेस्टेड फॉर क्रिमिनल acts, guarantees the right to know the grounds of arrest, consult a lawyer and be produced before a magistrate within 24 hours। तो आप ये कह सकते हो पनिटिव डिटेंशन में क्या होता है कि कोई भी क्रिमिनल एक्ट होता है अगर, है ना, जो किसी ने क्राइम करा, तो उसके अगेंस्ट कि, है ना, किस आधार पे उसे अरेस्ट किया गया है और उसे मतलब लॉयर को कंसल्ट करने का और मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करने का उसे अधिकार। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है, डिटेंशन ऑफ पर्सन विदाउट ट्रायल टू प्रिवेंट पोटेंशियल ऑफेंस अंडर पार्ट 2। अ पर्सन कैन बी डिटेन्ड फॉर अ मैक्सिमम 3 months इनिशियली, आफ्टर विच एन एडवाइजरी बोर्ड हेडेड बाय हाई कोर्ट जज मस्ट रिव्यू द एक्सटेंशन। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या है कि कोई भी व्यक्ति का जो डिटेंशन है वो ट्रायल मतलब कोर्ट में ट्रायल से पहले ही उसे डिटेन कर किया गया है और मैक्सिमम 3 महीने के लिए उसे डिटेन किया जा सकता है। उसके बाद एक एडवाइजरी बोर्ड लागू बैठाया जाएगा हाई कोर्ट के द्वारा, है ना, और एक हाई कोर्ट का जज होगा उसमें जो ये एक्सटेंशन को रिव्यू करेगा। तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है। अदर कोर फंडामेंटल राइट्स जो भी हैं 23-24 है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। 23 में ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बैन करता है, बेगारी और फोर्स लेबर वगैरह बैन करने के लिए है। आर्टिकल 24 क्या करता है, ये चिल्ड्रन का जो है बाल बधुआ मजदूरी और जो बाल मजदूरी वगैरह है इसके तहत है कि जो चाइल्ड लेबर वगैरह के अगेंस्ट है। आर्टिकल 25 to 28 क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है। फ्रीडम आर्टिकल 25 ग्रांट्स इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड द राइट टू प्रोपेगेट एंड प्रैक्टिस रिलीजन। तो धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है 25 से 28 तक। 29 से 30 तक कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की बात करता है। सांस्कृतिक और एजुकेशनल मतलब शिक्षित जो अधिकार है वो है। आर्टिकल 29 प्रोटेक्ट्स द डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन। तो आर्टिकल 29 जो है वो किसी भी नागरिक का उसकी भाषा, उसकी लिपि और उसके
संस्कृति की रक्षा करता है। आर्टिकल 30 क्या करता है? रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। आर्टिकल 30 क्या करता है? किसी भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो है, माइनॉरिटीज हैं, उनको अपने हिसाब से, मतलब जैसे आप एक कह सकते हो जो माइनॉरिटीज हैं हमारे देश में, जैसे क्रिश्चियंस है, मुस्लिम्स है, तो इनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब स्टैब्लिश करने का अधिकार है। ठीक है। आर्टिकल 32 क्या कहता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड राइट्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट है और इसी को अंबेडकर ने सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, बिकॉज इट एम्पावर्स सिटीजन टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली बाय द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स वाया 5 डिस्ट्रिक्ट रेट्स। तो ये जो रेमेडीज एंड है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है ना, तो इसी के तहत हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाते हैं अपने किसी भी मूल अधिकारों के हनन के संदर्भ में। और इसी को बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि ये संविधान की हृदय और आत्मा है। ठीक है। इसमें 5 तरीके का इन्होंने रिट जारी करी है। हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरी, क्यो वारंटो। हैबियर कॉर्पस क्या है? टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब जो भी बॉडी है उसको पहले सामने प्रत्यक्ष जो भी है उसको लेकर आओ सामने। मैंडेमस क्या है? वी कमांड पब्लिक ऑफिशियल है ना, लोअर कोर्ट या स्टेशनरी अथॉरिटी को कमांड कर सकता है हाई कोर्ट कि अगर वो किसी भी तरीके का प्रशासनिक कार्य या किसी भी अपने फंक्शंस में फेल होता है तो, पर ये प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ नहीं हो सकता है। प्रोहिबिशन टू फॉरबिड, रोकना। हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट और क्वासी जुडिशियल बॉडी टू स्टॉप देम फ्रॉम एक्ससीडिंग देयर जुरिसडिक्शन। प्रोहिबिशन करता है कि कोई भी जो लोअर कोर्ट है वो अपने न्यायिक क्षेत्र के बाहर जाकर के कोई ऐसा केस ना हैंडल कर रहा हो तो उसके खिलाफ प्रोहिबिशन लगाया जाता है। सर्टियोरी क्या है? टू बी सर्टिफाइज इशूड अथॉरिटी कोर्ट टू क्वैश एन ऑर्डर ऑलरेडी पास्ड बाय लोअर कोर्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ड्यू टू वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस और जुरिसडिक्शनल प्रोसेस। तो सर्टिफिकेट क्या कहता है कि सर्टिफाई कराता है कि जो लॉस ऑलरेडी जो पास हो चुके हैं उसके खिलाफ आप कोई भी मतलब लॉ आप पारित नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो भी जो कोई भी मतलब हाई कोर्ट अगर या सुप्रीम कोर्ट कोई लॉ पारित करता है वो नेचुरल जस्टिस और जुरिसडिक्शनल एक्सेस के अंतर्गत आएगा। को वारंटो क्या है? बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट इशूड इंक्वायर इनटू द लीगलिटी ऑफ क्लेम मेड बाय पर्सन टू पब्लिक ऑफिस प्रिवेंटिव एंड लीगल यूजरपेशन ऑफ पब्लिक पोजीशन। तो क्यों वारंटो लागू किया जाता है किसी भी ऑफिशियल्स के खिलाफ कि आप वो किस अथॉरिटी से कोई भी कार्य या कर रहे हो या आपको क्या अधिकार है। तो कोई भी मतलब इलीगल जो न्याय के खिलाफ हो कोई भी कार्य ऐसा, उसको रोकने के लिए को वारंटो जो रिट है वो जारी की जाती है। ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स हमारा आज यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डीपीएसपी आता है ना, तो डीपीएसपी हम कल करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी यहाँ तक के लिए इसको खत्म करते हैं। नेक्स्ट डीपीएसपी और बाकी जो टॉपिक्स हैं और आप कहोगे तो डीपीएसपी में इसी में कर लेते हैं, क्या करना है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या कहता है? आर्टिकल 36 से 51 तक है। ठीक है। नेचर एंड तो पार्ट 4 में है 36 से 51 तक। और ये कहां से लिया गया था? तो आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी को लिया गया था। एंड इसको कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये चेतना कहा जाता है, चेतना, संविधान की चेतना। नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, इसको कोर्ट में आप मतलब क्लेम नहीं कर सकते हो। तो ये स्टेट के लिए पॉजिटिव होता है पर इंडिविजुअल के लिए नेगेटिव होता है। क्यों नेगेटिव होता है? क्योंकि इसके खिलाफ आप कोर्ट में जा नहीं सकते। अगर राज्य कोई भी कानून बनाता है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। ठीक है। और ये क्योंकि ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है और उसी के तहत ये कार्य करता है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। तो इट इज ए नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। ओके। डिटेल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी तो आप देख सकते हो। आर्टिकल 38 क्या है? ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स पे बेस्ड जो भी आर्टिकल्स हैं वो देख सकते हो। आर्टिकल 38 है, 39 है, 49A है, 41 है, 42 है एंड 43 एंड 43A है। 38 में क्या है? टू सिक्योर सोशल ऑर्डर बाय द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर, मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी स्टैंडर्ड बाय 44th अमेंडमेंट। तो किसी भी मतलब
अगेंस्ट वही डिस्क्रिमिनेशन वगैरह का है कि आप पब्लिक वेलफेयर को प्रमोट करो, है ना, इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, समता का अधिकार है सबको, तो समानता, समान रूप से सारे मतलब जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनका कार्यान्वयन होना चाहिए। आर्टिकल 39 डिमांड क्या करता है? adequate livelihood for all citizens। आर्टिकल 39 इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल्स रिसोर्सेज सर्व टू कॉमन गुड। तो जो भी मटेरियल गुड है वो सारे जो भी नागरिक हैं उनको समान रूप से बंटना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, इक्वल पे ऑफ इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। तो मतलब मेल और फीमेल जो है ना, या जो तो उनको उनके जेंडर के हिसाब से अगर पैसे मतलब सबको समान मिलने चाहिए, जो भी उनका मतलब इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जो भी उनको जो सैलरी होती है वो समान रूप से मिलनी चाहिए। और प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड हेल्थ, तो शिशु स्वास्थ्य सुरक्षा की बात करते हैं 39F में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 39 क्या कहता है? फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना है किसी भी गरीब को, अगर वो किसी कार्य में किसी ऐसे न्यायपालिका के किसी अगर फंसता है, उसके पास अगर पैसे नहीं है तो राज्य को उससे फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराएगा। लीगल एड का मतलब कानूनी सहायता प्रोवाइड करेगा। आर्टिकल 41, 42 एंड 43 राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन, वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, सिक्योरिंग a livelihood wage and standard of life for workers। तो आप देख सकते हो कि ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स पे काम कर रहा है और ये कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो अनएम्प्लॉयड है 41 साल की उम्र में, तो उसे प्रॉपर मतलब एक पेंशन या कुछ भी जो उसके लाइवलीहुड के लिए कार्य करे तो वो प्रोवाइड कराना। और मैटरनिटी रिलीफ जो है ना, तो महिला सुरक्षा और उसके गर्भावस्था के दौरान जो भी मतलब लीफ है ना, छुट्टियां उसे मिलनी चाहिए। और लिविंग वेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ फॉर वर्कर्स, तो एक जो लेबर क्लास है, जो वर्कर क्लास है, उनको प्रॉपर डिसेंट स्टैंडर्ड लाइफ प्रोवाइड करें, स्वास्थ्य सुरक्षा ये सब होना चाहिए। 43A में क्या कहते हैं? इंश्योरिंग दी पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, तो इंडस्ट्रीज में जो वर्कर्स का पार्टिसिपेशन है वो होना चाहिए, और उनकी जो सोशल सिक्योरिटी है, उनकी पेंशन और लीव और इन सब का सुरक्षा हो। 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये किया गया था 43A, तो ये भी इम्पोर्टेंट है ये आर्टिकल। अब आइए गांधीयन प्रिंसिपल देखते हैं। तो गांधीयन प्रिंसिपल के तहत आर्टिकल 44 है पंचायत बनाने का और सेल्फ गवर्नमेंट, है ना, पंचायती राज व्यवस्था आता है इसमें। 43 एंड 43B क्या कहता है? वॉलंटरी फॉर्मेटल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव, सहकारी समितियों का उद्घाटन और उनका कार्यान्वयन, उनकी व्यवस्था करना। 46 में प्रोविजन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC, ST एंड अदर वीकर सेक्शन, तो एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है SC, ST, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास है, इनका प्रमोशन करना, इनको एजुकेशन दिलवाना। 47 एंड 48 क्या कहता है? कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड हेल्थ इंजूरियस ड्रग्स, इसका प्रोहिबिशन करना। मतलब आप समझ सकते हो कि शराब वगैरह बंदी करनी चाहिए राज्य को, लेकिन यहाँ धड़ल्ले से शराब बेची जाती है हमारे देश में। जबकि DPSP में ये साफ साफ लिखा है आर्टिकल 47 में कि प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड हेल्थ इंजूरियस ड्रग्स, लेकिन फिर भी शराब बंदी नहीं होती। आप देख सकते हो हमारे यहाँ ही यूपी में इतने सारे मतलब देख सकते हो कि सरकार जो है वो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स को बिल्कुल, इस पे कोई रोक टोक नहीं है। बिहार में देखिए ये शराब बंदी है, बट हमारे यूपी में नहीं है। प्रोहिबिटिंग दी स्लॉटर ऑफ काउस, काल्व्स एंड अदर मिल्क कैटल एंड ऑर्गेनाइजिंग एग्रीकल्चर साइंटिफिक लाइन्स, आर्टिकल 48 के तहत जो भी दुधारू पशु हैं उनका बंध्या नहीं कर सकते, आप उनका वध नहीं कर सकते, उनको वहीं मारना है। तो ये आर्टिकल 48 के तहत है, जबकि ये खुलेआम चीजें हो रही हैं। पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे हमारा देश आ गया है मीट प्रोडक्शन में। और लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स के आर्टिकल 44 है, समता, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये लागू करना है आपको। आर्टिकल 45 के तहत चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन फ्री करना है। आर्टिकल 48 क्या कहता है कि इन्वायरमेंट स्वच्छ, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, लेकिन धड़ल्ले से फॉरेस्ट कटे हो रहे हैं, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट किया जा रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लेकिन फिर भी उसके लिए कोई भी मतलब हमारे पास कोई
ऐसा मैकेनिज्म नहीं है। तो दीज आर द फेलियर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स ऑफ डीपीएसपी। तो आप नेगेटिव एस्पेक्ट में भी इसको लिख सकते हो अपने मेंस के आंसर में। आर्टिकल 49 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिक्स एंड हिस्टोरिक नेशनल इंपॉर्टेंस। तो जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं, है ना, जो पुराने जमाने के जो हिस्टोरिक ऐतिहासिक स्थल हैं, उनकी सुरक्षा करना, उनकी देखभाल करना। आर्टिकल 50 क्या कहता है? जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करना, तो न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करना। आर्टिकल 51 क्या कहता है? परमिशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेनिंग द रिलेशन बिटवीन नेशन एंड एनकरेजिंग सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट। और अंतरराष्ट्रीय शांति की बात करता है ना। और जो भी सोशल मतलब सिक्योरिटी है, सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और दो देशों के बीच में समन्वय स्थापित करने की बात करता है आर्टिकल 51, ठीक है। एंड कुछ केसेस हैं जो बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इवोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्टिकल 3 एंड पार्ट 4। तो चंपकम दोराईराजन की जो केस है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि फंडामेंटल राइट्स आर सुप्रीम ओवर डीपीएसपी। इट रूल्ड दैट इफ कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस डीपीएसपी मस्ट रन एज ए सब्सिडरी एंड कॉम्प्लीमेंट टू पार्ट 3। चंपकम दोराईराजन में कहते हैं कि जो फंडामेंटल राइट है वो फंडामेंटल डीपीएसपी से बड़ा रहेगा, और अगर इन दोनों के बीच में कोई भी संघर्ष या कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जो डीपीएसपी है वो कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए फंडामेंटल राइट का, कि उसे ये सहायता प्रोवाइड करना कि यही लागू हो जाए उसके ऊपर। गोरखनाथ केस में क्या कहते हैं? कोर्ट हेल्ड दैट पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड और abridge फंडामेंटल राइट टू इम्प्लीमेंट डीपीएसपी वीविंग पार्ट 3। कोई भी गोरखनाथ केस में कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते हैं आप डीपीएसपी लगाने के चक्कर में। 24th एंड 25th जो अमेंडमेंट एक्ट था उसमें कहा गया कि जो पार्लियामेंट इंसर्टेड आर्टिकल 31C स्टेटिंग दैट लॉज मेड टू इंप्लीमेंट डीपीएसपी अंडर आर्टिकल 39B एंड 39C कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड वॉइड फॉर वायलेटिंग आर्टिकल 14, 90 एंड 31। अब ये 24th एंड 25th में कहा गया कि जो लॉज बनाए गए हैं तो आर्टिकल 14, 19 और 31 के तहत जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं इनको अगर वायलेशन हो रहा है तो आप इसको डीपीएसपी को नल वॉइड घोषित नहीं करोगे। 24 और 25 में कहा गया। केशवानंदा भारती केस आया, उसमें कहा गया कि सोशल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स कैन रिस्ट्रिक्ट सर्टेन इंडिविजुअल राइट्स प्रोवाइडेड द कोर बेसिक स्ट्रक्चर रिमेंस इंटैक्ट। अभी कह रहे हैं कि जो सामाजिक आर्थिक अगर कोई भी मतलब ऑब्जेक्टिव है जो व्यापक मतलब ब्रॉडर लेवल पे समाज में मतलब एक आप एक ऐसा कुछ चेंज ले आ रहा है, तो किसी व्यक्ति विशेष के अगर कोई वहां पे फंडामेंटल राइट्स हैम्पर हो रहे हैं तो उनको आप नल एंड वॉइड नहीं घोषित कर सकते, क्योंकि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो खराब नहीं हो रहा है। किसी एक के अधिकार को के हनन को आप पूरे समाज के अधिकार के हनन नहीं कह सकते हो। तो केशवानंद भारती केस में ये कहा गया है ना कि एक इंडिविजुअल के राइट्स अगर किसी के प्राइमरी हो रहे हैं तो ये सोशल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पे उसे रेस्ट्रिक्ट मतलब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन है। मिनर्वा मिल्स केस में क्या किया गया? सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन द सब्सिक्वेंट 42nd अमेंडमेंट एक्सटेंशन एंड डिलीवर्ड अ मिलस्टोन रूलिंग। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू गिव एब्सोल्यूट प्राइमरी टू वन अनदर डिस्टर्ब द हार्मनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मिनर्वा मिल्स केस में कहा गया है कि जो भाई जो फंडामेंटल हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच में बहुत ही बैलेंस बना करके बनाया गया है। तो ये कोई भी ऐसा कानून जो भी इसको इस बैलेंस को बिगाड़ता है ना, या इसकी हार्मनी को खराब करता है तो वो नल एंड वॉइड होगा। आप प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन मैट्रिक्स देख सकते हो। तो आप देख सकते हो लैंड रिफॉर्म में किया गया आर्टिकल 39B के तहत, लेबर प्रोटेक्शन में किया गया और वेलफेयर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया गया है ना, और इन्वायरमेंटल लॉज बनाए गए जिसके तहत NPCA 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है और नेशनल NTCA बनाया गया आर्टिकल 48 के ए के तहत, और तो NGT बनाई गई 2010 में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम अपने अलग नेक्स्ट टॉपिक में हम अपना जो फर्दर टॉपिक्स हैं पॉलिटिकल साइंस के वो कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए यहीं पर खत्म करते हैं एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड प्लीज फीडबैक जरूर दें हमारे वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि उससे हमें प्रोत्साहन मिलता है और फर्दर हमें कुछ नई चीजें इंप्लीमेंट करने के लिए भी हमें आगे की जो वीडियोस होती हैं उसमें अगर कुछ भी हमें ऐड ऑन करना हो तो हमें कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। हैव अ गुड डे।